Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss chapter 5 of NCERT book, class 7th. ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसी बुक का चैप्टर 5 हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट के 4 चैप्टर्स की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। चैप्टर 5 का नेम है वाटर। वाटर एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए। वाटर सिर्फ ह्यूमंस बींग्स ही नहीं, प्लांट्स को भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारी मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के और बहुत सारे मेजर सोर्सेज हैं वाटर के। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें वाटर पाया जाता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, ओशंस एंड सीज। फ्रेश वाटर जो है हमको रिवर्स में देखने को मिलता है, लेक्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, स्प्रिंग्स में मिलता है। लेकिन ओशंस में और सीज में जो वाटर कंटेन होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर का मतलब होता है कि वहाँ के पानी में बहुत सारा डिज़ोल्व सॉल्ट होता है, इसी कारण वो वाटर इन टेस्ट बहुत ही सॉल्टी होता है। सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि 1 लीटर वाटर में वन लीटर वाटर में जो है कितना सॉल्ट इन ग्राम्स, उसकी क्वांटिटी हम ग्राम्स में लेंगे। मान लीजिए 10 ग्राम सॉल्ट जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व है, तो उसकी जो सैलिनिटी होगी उस वाटर की वो बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर किसी 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व हो। तो इसी तरीके का कितना सॉल्ट जो है 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व है, इससे पता चलती है कि उस वाटर की कितनी सैलिनिटी है, यानी कि वाटर कितना ज़्यादा सॉल्टी है। एवरेज सैलिनिटी जो होती है ओशन के वाटर की वो 35 पर पार्ट्स पर 1000 होती है, यानी कि 1001 लीटर वाटर में जो है वहाँ के 35 ग्राम कुछ सॉल्ट जो है पाया जाता है। लेकिन दुनिया में डेड सी में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, यानी कि वहाँ पर 340 ग्राम्स सॉल्ट पाया जाता है 1 लीटर पानी में। इसीलिए ये सी इतना ज़्यादा डेंस है, इसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि यहाँ पर फ्लोट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, यहाँ पे स्विम करना भी पॉसिबल नहीं है। ये डेड सी की एक पिक्चर है। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉल्ट है, कि सॉल्ट जो है रॉक्स के फॉर्म में वहाँ पे कंडेंस सॉलिड हो चुका है। ये सॉल्ट जो है, इसी तरीके का सॉल्ट पूरे डेड सी में आपको देखने को मिल सकता है। वाटर जो है एक बहुत एसेंशियल सोर्स है और हमारी अर्थ जो है इस पे 71% वाटर जो है पाया जाता है। लेकिन इस 71% वाटर में 97.3% वाटर जो है ओशंस में है, और इसीलिए सिर्फ 3% जो है अप्रॉक्सीमेटली 3% वाटर हमारे लिए फ्रेश वाटर के तौर पर अवेलेबल है, जिसमें से 2% वाटर आइस कैप्स में आइस की फॉर्म में जो है सॉलिड है, आइस की फॉर्म में जमा हुआ है, और बाकी बचा हुआ कुछ 1% पानी जो है वो लेक्स में है और रिवर्स में, एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड वाटर में, इस तरीके की फॉर्म्स में हमें पीने के लिए अवेलेबल है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो सैलाइन वाटर है, यानी कि सॉल्टी वाटर है। ये एक परसेंटेजेस दे रखी हैं कि कितना पानी कहाँ पे पाया जाता है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वाटर बॉडीज़ में। ये एक मैप जो है आप देख सकते हैं कि हमारा अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और कितना लैंड एरिया है और कितना ओशनिक एरियाज़ हैं। इस ओशनिक एरियाज़ में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ओशन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर है। लेक्स में, रिवर्स में पानी है लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन है, सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रेफर कर सकते हैं फॉर नोइंग मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स। अब वाटर साइकिल क्या होती है? अभी तक हमने जाना कि वाटर क्या है, वाटर बॉडीज़ कैसी हैं, और वाटर जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उन वाटर बॉडीज़ में। अब वाटर साइकिल जानते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिससे वाटर कंटिन्यूसली अपनी जो फॉर्म्स हैं उनको चेंज करता रहे और अर्थ पे एक साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहे। यानी कि हमारा वाटर जो है अर्थ पर वाटर इवेपरेट भी होता है और अर्थ पर ही वो इवेपरेट हुआ वाटर बाद में रेन की फॉर्म में फॉल होता है। तो अर्थ पर वाटर की जो क्वांटिटी है वो ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है, यानी कि एक साइकिल जो है वो मेंटेन होके ये चलती रहती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि अभी तो वाटर बहुत सारा है लेकिन कुछ सालों बाद वाटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इस पूरी साइकिल को वाटर साइकिल कहा जाता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए एक लेक है, उस लेक में से वाटर इवेपोरेट होता है और इवेपोरेट होकर वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में घूमने लग जाता है। वाटर वेपर जब एक साथ बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, एक मास बन जाएगा उनका और वो कंडेंस हो जाएंगी, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। और जब ये बहुत सारी ड्रॉपलेट जो हैं एक साथ कंबाइन हो जाती हैं तो वो क्लाउड्स बना लेती हैं। ये क्लाउड्स अगर ग्राउंड एरियाज़ पे, प्लेन एरियाज़ पे फॉल करते हैं, अपने वजन की वजह से वो ड्रॉपलेट्स ज़मीन पे गिरती हैं लिक्विड फॉर्म में, तो वो रेन कहलाती हैं, वो रेन पर्सिपिटेशन कहलाती हैं। लेकिन अगर वही क्लाउड्स किसी हिली एरियाज़ में जाकर जो है फॉल करते हैं तो वो स्नो की फॉर्म में जो है वहाँ पे पर्सिपिटेशन होती है। ठीक है, बाद में स्नो की फॉर्म में मान लीजिए वो पर्सिपिटेट हुए वहाँ पर, फिर जब समर आई या फिर हीट हुई वहाँ पर, तो क्या होगा कि वही जो आइस है वो मेल्ट होकर रिवर्स में जो है पानी के लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। बाद में दोबारा से यहाँ से रिवर्स जो है, रिवर में से इवेपोरेशन होगा वाटर वेपर। तो एक साइकिल जो है ये हमेशा चलती रहती है वाटर की, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। इसी रेन से वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, इसी रेन से प्लांट्स को जो है पानी मिलेगा, इसी रेन से हमको भी पानी पीने को मिलता है। वाटर हमेशा मूवमेंट करते रहता है। वाटर जैसे लेक्स में अगर पानी आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे पानी में मूवमेंट हल्का होता है क्योंकि हवा हल्की चलती है इन एरियाज़ में। लेकिन अगर मैं ओशंस की बात करूँ तो ओशन में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो बहुत जो है ह्यूज लेवल पे होता है, बिकॉज ओशन जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पे वाटर के मूवमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। अब हम सेपरेटली इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स का मतलब होता है लहरें, यानी कि जब वाटर का मूवमेंट जो है वो ओशन सरफेस पे वाटर जो है राइज करे और फिर फॉल करे, और ये राइज और फॉल कंटिन्यूशन में एक ही तरीके से होता रहे, ये वेव्स कहलाती हैं। वेव्स जो हैं वो विंड्स की वजह से फॉर्म होती हैं। जब ओशन सरफेस पे वाटर पे जो है विंड जो है उसके ऊपर फ्लो करती है तो वो वाटर को राइज करती है और फिर वाटर को फ्लो करवाती है। इसी कारण विंड की स्पीड की वजह से ही वाटर की वेव्स बड़ी या छोटी होती हैं। जब वेव्स जो हैं, जब विंड बहुत तेज़ फ्लो करती है या स्टॉर्म की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होती हैं, जो सुनामी जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। जैसे सुनामी कब आती है, सुनामी का एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर मतलब होता है शोर एरिया। ठीक है, जो कोस्टल एरिया होता है, जो शोर लाइन होती है, इसको हार्बर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ओशन में अर्थक्वेक आ गए या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ पे, वहाँ की जो क्रस्ट है उसमें उसके अंदर, या अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स आए या साइक्लोन्स आए, उनसे क्या होता है कि एक तो विंड की स्पीड बढ़ जाती है और वहाँ की जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है, जिसके कारण बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं वो राइज़ करती हैं, वाटर जो है बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ राइज़ करता है और फिर एकदम से बड़ी बड़ी वेव्स की फॉर्म में फॉल करता है शोर लाइन पे। इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव वेव्स जो होती हैं ये बहुत बड़ी वेव्स होती हैं, इनकी हाइट 150 मीटर हाई तक हो सकती है और स्पीड जो होती है इस तरीके की वेव्स की वो 700 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़। और जब ये वेव्स इतनी स्पीड से शोर लाइन पर एकदम से फॉल करती हैं तो वो बहुत सारा पानी जो है ओशन का वो हमारे जो है कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में ले आती हैं, हमारे कोस्टल एरियाज़ में ले आते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इन पिक्चर्स में आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके की सुनामी जो है कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये थी वेव्स। अब टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स का मतलब होता है एक रिदम में, एक मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म में पानी का राइज होना फिर फॉल होना, यानी कि अब पानी राइज हो रहा है फिर फॉल हो रहा है, इसको टाइड्स कहते हैं। टाइड्स जो हैं बेसिकली फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए टाइड का बेसिक मतलब समझाती हूँ आपको कि मान लीजिए कि लहरें जो हैं वो शोर लाइन पे आ रही हैं, लेकिन लहरों की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट है, कि एक लहर आती है फिर दूसरी आती है फिर तीसरी आती है, और ये काफ़ी लंबी लहरें हैं कि वो काफ़ी एरिया जो है शोर लाइन का कवर कर रही हैं। तो इस तरीके की जो इनको टाइड्स कहते हैं और इनको हाई टाइड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि लहरें बहुत स्लो आ रही हैं और वो पूरे शोर लाइन तक नहीं आ रही हैं, आउट शोर लाइन पर आते आते वो वापस राइज कर जा रही हैं, इससे कहते हैं लो टाइड। लो टाइड को नीप टाइड भी कहते हैं और स्प्रिंग टाइड कहते हैं हाई टाइड को। टाइड का जो मेन कॉज होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
इस पिक्चर से मैं आपको इस पिक्चर समझाती हूँ। देखिए इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, एक सन है, फिर अर्थ है, और अर्थ और सन के बीच में मून है। जब भी ये तीनों एक लाइन में होते हैं, यानी कि सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, ठीक है, हो सकता है कि मून अर्थ और सन के बीच में हो, या मून जो है अर्थ के पीछे हो। जब भी तीनों एक लाइन में होते हैं तब हमेशा हाई टाइड क्रिएट होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वाटर को अट्रैक्ट करती है, जिससे कारण हाई टाइड्स बनते हैं। लेकिन जब भी मून डायगोनलिकली जो है साइड में होता है, यानी कि या तो लेफ्ट साइड में होगा अर्थ के, या फिर राइट साइड में होगा अर्थ के, तब वो लो टाइड कहलाता है, लो टाइड क्रिएट करता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में हमें कहेंगे नीप टाइड, जैसे कि आप देखेंगे कि जो है मून साइड में है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कि जब तीनों एक लाइन में होंगे, इन्हीं से टाइड्स क्रिएट होते हैं। हाई टाइड्स हेल्प करते हैं नेविगेशन में, कि जब कोई शिप है वो काफ़ी बड़ी है और वो पानी का इतना फ्लो नहीं है कि वो हार्बर तक आ सके, वो शोर लाइन तक आ सके, वो कोस्टल एरिया में एंटर कर सके, तो हाई टाइड्स का वेट किया जाता है। हाई टाइड्स में क्या होता है कि लहरें काफ़ी तेज़ होती हैं और काफ़ी फास्ट होती हैं, और तो क्या होता है कि जो शिप होती है वो कोस्टल एरिया पे आ जाती है। इस तरीके के टाइम में हाई टाइड में काफ़ी फिशेस जो होती हैं वो भी कोस्टल एरियाज़ में आ जाती हैं, तो ये फिशिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, भी ये टाइड्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। थर्ड जो मूवमेंट होता है, थर्ड जो कैटेगरी है जिसमें मूवमेंट होता है ओशन का, वो होते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। मान लीजिए कि एक ओशन है और उस ओशन में हमेशा जो है पानी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब कर मूवमेंट होता है पानी का, ठीक है, तो उसे ओशन करंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये वार्म करंट्स भी होते हैं और ये कोल्ड करंट्स भी होते हैं। दो तरह के करंट्स होते हैं, वार्म करंट जिसका एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम आप ले सकते हैं, और कोल्ड करंट जिसका एग्जांपल आप ले सकते हैं लेब्राडोर ओशन करंट। द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। तो इक्वेटर के आसपास जो मूवमेंट होता है पानी का, ये पोल्स की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ही वार्म ओशन करंट जनरेट होते हैं और वो पोल्स की तरफ मूव करते हैं। ले और फिर कोल्ड करंट जो होते हैं ये पोलर एरियाज से लोअर जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पे मूव करते हैं। जैसे कि आप एक पिक्चर से समझ सकते हैं कि देखिए, आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, अब यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, ये पोल एरियाज हैं। तो जब करंट्स ऐसे मूव करें, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करें, तभी वार्म करंट होते हैं। और जब पोल से नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, तो ये कोल्ड करंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि वार्म करंट कौन से हैं, कोल्ड करंट कौन से हैं। देखिए वार्म करंट जो है वो तो ये इक्वेटर वाला एरिया है, ये इक्वेटर वाला एरिया है, तो इससे देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं सब, ये देखिए ये सब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये पोल एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये देखिए ये पोल एरिया वाले हैं, ये ट्रॉपिकल एरिया की तरफ यहाँ मूव कर रहे हैं। ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, यानी कि ये करते हैं कि ओशन करंट जो होते हैं इनकी वजह से टेम्परेचर जो होता है किसी पर्टिकुलर एरिया का उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए कि कहीं पे वार्म करंट जो है मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे वार्म टेम्परेचर आ जाएगा, लैंड एरियाज़ में यहाँ पे वार्म टेम्परेचर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, इस उसके आसपास जहाँ मूव कर रहे हैं उन ओशंस के आसपास, वहाँ पे लैंड एरिया जो है वार्म टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट मीट होते हैं यानी मिलते हैं, वो एरियाज़ बेस्ट माने जाते हैं फिशिंग के लिए, ठीक है। इस तरीके के एरियाज़ आपको जापान और नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। इस मैप में हम समझ सकते हैं कि देखिए जापान का जो एरिया है इसमें आपको वो देखने को मिल सकते हैं, और ईस्टर्न जो ईस्टर्न जो नॉर्थ अमेरिका है, ये देखिए यहाँ पे ये वाले गर्म करंट है, वार्म करंट है, और यहाँ पे ये एरिया एक बेस्ट एरिया है फिशिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मिल रहे हैं बेस्ट फिशिंग एरिया, ठीक है। और
ये देखिए बेस्ट फिशिंग एरिया। ये कुछ 3-4 एरियाज़ हैं अर्थ पे जहाँ पे बेस्ट फिशिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। तो दिस इज़ द होल चैप्टर गाइज, वेरी शॉर्ट चैप्टर। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड टू यू। व्हेन वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड? अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और दिस इज़ द होल चैप्टर। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।